दरबार में दलगत गुटबंदी बढ़ी, गुटबंदी होने लगी। अब ये जो दलगत गुटबंदी होने लगी, तो दलगत में कौन से दल देखने को मिलते हैं? एक पहले वाले देसी मुसलमान, इनका एक ग्रुप हो गया। इन्हें क्या कहा जाता था? दक्षिणी, या इन्हें घुरीब के नाम से भी जाना जाता था। घुरीब के नाम से भी जाना जाता था, नाम पहले भी आपने सुना होगा। दूसरा वर्ग कौन हो गया दरबार में? अफाकी। अफाकी ये कौन है? पश्चिम एशियाई विदेशी अमीर है। अब दरबार में षड्यंत्र का माहौल बनने लगा। ये लोग इनको पसंद नहीं कर रहे थे, ये लोग इनको नहीं पसंद कर रहे थे। दलगत अब गुट बनना शुरू हो गया, षड्यंत्र का माहौल बनना शुरू हुआ। षड्यंत्र के माहौल बनने शुरू हुए। दरबार में षड्यंत्र की शुरुआत होती है, की शुरुआत। अंततः ये जो इन दोनों का मतभेद है ना, उपरोक्त दोनों वर्गों के आपसी कलह ने अंततः क्या किया? अंततः बहमनी राज्य के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई। अर्थात कभी यह प्रश्न पूछ लिया गया कि बहमनी राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? तो बहमनी राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण कारण यही अफाकी और जो दक्षिणी हैं, इनके बीच जो षड्यंत्र भरा माहौल था, गुटबंदी थी, आपसी कलह की वजह से ये एक नहीं हो पाए और लगातार षड्यंत्र बढ़ने लगे। इस दलगत गुटबंदी के वजह से ही अंततः बहमनी राज्य का पतन होता है। कालक्रमेण ये वर्ग चाह रहा है कि हमारे पक्ष का राजा बने, ये चाह रहा है हमारे पक्ष का। अब आपस में भिड़े हुए हैं। क्लियर हो गई होगी बात। हालांकि इस बात को समझ गया था फिरोज शाह बहमनी कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और उस मिस्टेक को सुधारने के लिए यहीं पे एक बात और निकल करके आती है। ये जो दलगत गुटबंदी होने लगी, हालांकि इससे बचाव के लिए फिरोज शाह बहमनी ने क्या किया? बहमनी ने प्रशासन में बड़े पैमाने पर नई कुछ नियुक्तियां किया। पैमाने पर ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों को, हिंदुओं, समझ में आ गई होगी बात आसानी से। कहने का मतलब कि फिरोज शाह बहमनी अफाकियों को बुला रहा है, आइए बसिए। बसते हैं तो उनमें से जो योग्य लोग हैं उनको प्रशासन में स्थान प्राप्त हो रहा है। प्रशासन में स्थान प्राप्त हो रहा है तो किसके पद छिन रहे हैं? जो दक्षिणी लोग हैं, देसी मुसलमान पहले से जो लोग हैं, अब उनको यह बुरा लग रहा है, तो अब आपस में रसाकसी शुरू होती है। यह देसी लोग हैं, देसी मुसलमान हैं, वो आयातित हैं, विदेशी मुसलमान हैं, तो एक सांप्रदायिकता की भावना बलवती होती है। लेकिन ध्यान में रखना है कि अभी लड़ाई फिरोज शाह बहमनी के शासन काल में भले ही अफाकी आ जाते हैं,
लेकिन फिरोज शाह बहमनी के शासनकाल में अभी लड़ाई खुल करके सामने नहीं आती है। अभी लड़ाई खुल करके सामने नहीं आ रही है इन दोनों पक्षों की, बल्कि अगला जो राजा आएगा अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम के शासन काल में अब इन दोनों वर्गों के सांप्रदायिक कलह अब खुल करके सामने आना शुरू होगा। तो हमारा अब अगला जो राजा निकल करके आएगा, वह राजा कौन निकल करके आएगा? तो आप कहेंगे अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम अगला राजा होगा बहमनी शासक। कब? तो 1422 से लेकर के 1436 तक इसका शासनकाल था अहमद शाह प्रथम का। आवाज क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक था जिसे संत के रूप में भी जाना जाता था, या कौन सा एक बहमनी शासक था जिसे वली के नाम से भी जाना जाता था? आप सबको इस बात की जानकारी है कि इनके समय काल में गुलबर्गा में अपना खनकाह बना चुके थे, आवास बना चुके थे। कौन? गेसूदराज, बंदा नवाज जिसे कहा जाता है। इनके ठीक पहले जो शासक रहे ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह के साथ भले ही बंदा नवाज अर्थात गेसूदराज का अच्छा संबंध नहीं रहा था, लेकिन स्वभाव से ये कुछ इस प्रकार के लोगों से सानिध्य बना करके रखते थे, तो इनका घनिष्ठ संबंध गेसूदराज के साथ निकल करके आता है। गेसूदराज, गेसूदराज अर्थात बंदा नवाज, इनको लेकर के भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। बंदा नवाज किसे कहा जाता है? एक बात। दूसरे प्रकार का प्रश्न बनता है कि गेसूदराज का खनकाह कहां पर था? भाई गुलबर्गा में ही खनकाह था। इनका खनकाह कहां पे? आप सूफी भक्ति आंदोलन में अभी पढ़ेंगे, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से वो पढ़ चुके होंगे, जो अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं अभी वो पढ़ेंगे आगे। इनका खनकाह कहां पे है? गुलबर्गा में ही है। किस शासक के साथ इनका घनिष्ठ संबंध था? तो अहमद शाह प्रथम के साथ इनका घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। गेसूदराज की बात हो गई। घनिष्ठ संबंध इनका गेसूदराज के साथ है, और घनिष्ठ संबंध गेसूदराज के साथ होने के कारण यह संत या वली के रूप में जाने जा रहे हैं। बात आसानी से स्पष्ट हो गई होगी। अहमद शाह प्रथम के समय काल में दो प्रमुख अभियान देखने को मिलते हैं, और भी छोटे छोटे हैं, लेकिन दो प्रमुख अभियान इनके शासन काल में देखने को मिलते हैं। एक वारंगल के खिलाफ और दूसरा गुजरात के विरुद्ध। वारंगल और गुजरात के विरुद्ध दो प्रमुख अभियान इनके शासनकाल में। ये जो वारंगल के खिलाफ अभियान हुआ था, तो वारंगल को तो जीत लिया गया, अर्थात वारंगल को मिला लिया जाता है, लेकिन गुजरात के खिलाफ इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। सफलता प्राप्त नहीं हुई। दो प्रमुख अभियान देखने को मिलते हैं, एक में सफलता मिलती है और बहमनी राज्य साम्राज्य के अंतर्गत मिलाल भी लिया जाता है, जबकि गुजरात के विरुद्ध जो अभियान हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की सफलता इन्हें प्राप्त नहीं होती है। इनके शासनकाल में एक नई राजधानी देखने को हमें मिलती है। नई राजधानी कब? आप देख रहे हैं कि इनके शासन की जो शुरुआत हो रही है वह 1422 में हो रही है। शासन की शुरुआत 1422 में हो रही है और 1425 का वर्ष है। पहले भी हमने बात कर लिया है। 1425 में नई राजधानी कहां पे? तो आप कहेंगे बीदर को नई राजधानी बनाई जाती है। बीदर में नई राजधानी देखने को मिलती है। कब की बात है? 1425 की बात है। अब यह जो बीदर नई राजधानी बन रही है, तो इसको लेकर के कुछ बात निकल करके आती है कि बीदर में किले का निर्माण किसने कराया? तो किले का निर्माण जो था बीदर में, किले का निर्माण अहमद शाह के द्वारा ही कराया गया था। तीनों रहता है।
बीदर का नया नामकरण किया जाता है, नया नामकरण होता है। बीदर का जो नया नामकरण होता है, क्या होता है? तो भाई अहमद शाह प्रथम जो हैं, अहमद शाह प्रथम ने अपने पुत्र जिसका नाम था मुहम्मदाबाद कर दिया था, मुहम्मदाबाद कर दिया था। तो नया नामकरण क्या हो गया? नया नामकरण हो गया मुहम्मदाबाद। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने गुलबर्गा का नया नामकरण देखा हुआ था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, अहसनाबाद। मुहम्मदाबाद नया नामकरण हो गया बीदर का। इसके साथ एक बहुत ही फेमस जानकारी निकल करके आती है। क्लियर होगी बात सारी? ये जो बीदर है ना, मुहम्मदाबाद, यहाँ पे एक बहुत फेमस जानकारी निकल करके आती है। क्या प्रश्न पूछा हुआ है पहले? मोहम्मदाबाद अर्थात बीदर में एक मस्जिद का निर्माण होता है, एक मस्जिद का निर्माण होता है। इस मस्जिद का नाम है 16 खंभा मस्जिद। 16 खंभा मस्जिद, 16 खंभा मस्जिद का निर्माण होता है। 16 खंभा मस्जिद कहां पर है? तो मेरे भाई आप समझ गए हैं कि 16 खंभा मस्जिद का निर्माण बीदर अर्थात मुहम्मदाबाद नामक स्थान में हो रहा है। 16 खंभा मस्जिद, ये जो 16 खंभा मस्जिद है ना, इसको लेकर के प्रश्न पूछा हुआ है, कहां पे लोकेशन है मिलान करने के लिए। 16 खंभा मस्जिद जो है, इस मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इस मस्जिद का निर्माण, तो भाई यह जो मस्जिद है, इस मस्जिद पर एक लेख प्राप्त हुआ है। एक लेख के अनुसार, 16 खंभा मस्जिद लेख के अनुसार इसका जो निर्माण हो रहा है, निर्माण अहमद शाह प्रथम के शासन काल में ही हो रहा है। अहमद शाह प्रथम के काल में किसके द्वारा? आप कहेंगे पुत्र मुहम्मद के द्वारा। किसके द्वारा? मुहम्मद के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो अगर मुहम्मद लिखा हुआ रहे तो भी ठीक है, और अगर अहमद शाह प्रथम लिखा रहे तो भी मिलान करने के लिए ठीक है। अहमद शाह प्रथम के शासन काल में ही 16 खंभा मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। बात स्पष्ट हो गई होगी। अब एक प्रमुख घटनाक्रम इनके शासनकाल में यह देखने को मिलता है, हम लोग इस बात से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि ताजुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में पहली बार अफाकियों को, जो कि विदेशी मूल के रहे, अफाकी लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि आइए और बहमनी राज्य में स्थायी रूप से अपनी आबादी बसाते चले जाइए। अब यह जो बहमनी शासक हैं, मूलतः वह कौन है? बहमनी शासक जो हैं अमीरान सादाह। ये हैं कौन? अमीरान सादाह कोई विदेशी वर्ग नहीं है। अमीरान सादाह का मतलब है भारत में एमबीटी के शासनकाल में 100 गांवों के समूह पर नियुक्त अधिकारी। 100 गांवों के समूह पर नियुक्त अधिकारी, अर्थात यह भारतीय शब्द है, भारतीय नाम है, पद है, कोई सामाजिक वर्ग नहीं है। लेकिन ये अमीरान ए सादाह वर्ग के लोग हैं कौन जिनकी नियुक्ति हो रही है? ये लोग ईरानी मूल के हैं ना, ये लोग ईरानी मूल के हैं, और ये लोग चाहते हैं कि ईरान क्षेत्र के और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे आए। हमारे पुराने लोग हैं, पूर्व परिचित लोग हैं, हमारे मूल देश के लोग हैं। ऐसे में ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय काल में एक रणनीतिबद्ध तरीके से ईरानी मूल के ही लोग, अफाकी जिन्हें कहा जा रहा है, उन लोगों को बुला करके बसाया जा